जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ग्रामीण भारत में रोजगार की कमी है। ग्रामीण भारत में एक ही पक्ष पर कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण भारत में रोजगार को और ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत है। ऐसे ही ग्रामीण भारत में रोजगार को लेकर के नया स्टार्टअप कुमार अनिमेष जी लेकर के आए हैं। हमारे बीच में है कुमार अनिमेष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से एक स्टार्टअप का वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण में रोजगार की अपार संभावनाएं तो दिख रही है, लेकिन उस अपार संभावनाओं का विदोहन कैसे किया जाए, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे और ग्रामीण भारत को कैसे उभारा जाए, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। अनिमेष जी, जो आपका स्टार्टअप है वो किस क्षेत्र में काम करता है? जोहार। हमारा स्टार्टअप होम मेंटेनेंस और फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करता है। बेसिकली हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्टार्टअप हैं जो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हैं और उस फ़ी के अगेंस्ट में कस्टमर के घर को पूरे साल मेंटेन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, उसके जितने अप्लाइंसेज हैं, एसी इंस्टॉल्ड है, गीज़र लगा हुआ है, चिमनी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, इसकी मेंटेनेंस हर 3 महीने पे एक चेकअप, रेगुलर फिक्स चेकअप होती है और उस चेकअप में जो भी ज़रूरत है वो हम ठीक करते हैं। अगर सर्विसिंग करना है तो सर्विसिंग करते हैं अप्लाइंसेस का। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं। प्लम्बिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो कंज्यूमर के एंड से उसको बहुत सारा कन्वीनियंस मिल रहा है। सबका लाइफ फास्ट हो चुका है, किसी के पास समय नहीं है कि वो इस चीज़ को करे। और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टअप रजिस्टर्ड ही रूरल इंडिया में है, हज़ारीबाग में मेरे गांव में मेरा स्टार्टअप रजिस्टर्ड वहीं है। तो मेरा स्टार्टअप रूरल से ही निकल के आता है। तो वहाँ के मेरा यही मानना है और मेरी कोशिश भी यही है कि रूरल इंडिया के जो स्किल्ड लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आएँ। हाँ, मतलब वही ऐसा देखा जाता है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या बड़े शहरों में जो महानगर जिसको हम कहते हैं जी, उसमें जो लेबर आते हैं स्किल्ड या अनस्किल्ड, वो ऐसे ही छोटे गांव से आते हैं। तो अगर छोटे गांव के आसपास या छोटे जिस गांव नज़दीक का शहर कस्बा वहीं उनको नौकरी मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी कंपनी जो है वो ऐसे स्किल्ड लोगों को अपने साथ रजिस्टर्ड करती है जी, और उसको काम के साथ जोड़ती है। जी। अनिमेष जी, आपके मन में ये विचार कैसे आया, कहाँ से आया और इसका काम आपने कहाँ से प्रारंभ किया, कैसे प्रारंभ किया? देखिए, स्टार्टअप का विचार ये तो मेरे मन में 2013 से ही थे। 2013 से ही आपकी यात्रा शुरू हुई? हाँ, उस समय मैं जॉब करता था, कलकत्ता में रहता था मैं। किस कंपनी में जॉब करते थे? मैं वोडाफोन के लिए काम करता था। अच्छा। मेरी कंपनी फ्लाईटेक्स्ट नाम की कंपनी थी, त्रिवेंद्रम की कंपनी थी, उसमें मैं जॉब करता था। वो भी एक स्टार्टअप था। तो उस समय से मेरे मन में था कि कुछ करना है, लेकिन एक परफेक्ट आइडिया जिसको बोलते हैं, वो आइडिया और ज़रूरत वो समझ में नहीं आ रही थी कि किस फील्ड में किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कुछ साल बाद मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं जहाँ रहता था वहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट जिस तरह से की जाती है उस चीज़ को जब मैंने देखा, एक दिन मेरे कमरे में गीज़र ख़राब हुआ, वो ऑफिस जाने के पहले 10 मिनट में ही रिजॉल्व कर दिया गया, जस्ट बिकॉज कि एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी और सर्विस को प्रायोरिटी में रखने वाली कंपनी उस काम को देखती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि इस तरह का कुछ है जो हमारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में नहीं है, टियर 1 में तो है। तो टियर 2 से ही शुरू करेंगे और फिर इसकी प्लानिंग की। 2017 में कंपनी रजिस्टर किया और 2019 में कमर्शियल लॉन्च किया। आपने एक बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया है, फैसिलिटी मैनेजमेंट। जी। तो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताइए। फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे हम घर में रहते हैं तो घर तो एक
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया, बिल्कुल। तो वो एक फ्लैट अगर हम मानेंगे, आजकल फ्लैट का बहुत बोलबाला है, तो फ्लैट अगर हम मानेंगे तो 1500-1600 स्क्वायर फीट का घर होता है। तो उस घर को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसको हम होम मेंटेनेंस बोलते हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, 40 मंजिला इमारत है या कोई मॉल है या हॉस्पिटल है, आप उसको जब मेंटेन करते हैं एंड टू एंड जी, तब वो फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाता है, जहाँ तो पे आपके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल है। जब वैसे जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मेंटेन करते हैं तो वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका जो लक्ष्य है जी। वो यहाँ तक पहुँचने का। हाँ, ये तो एक माइलस्टोन है जी, फैसिलिटी मैनेजमेंट। मेरा जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो लॉन्ग टर्म विज़न है कि होम मेंटेनेंस के साथ साथ स्मार्ट होम सिर्फ ये नहीं कि उसमें 10 तरह के गैजेट हो जो आपका हर काम कर दे। स्मार्ट होम का मतलब ये होता है जहाँ पे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स कम हो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो स्मार्ट होम और एफोर्डेबल रेनोवेशन, किसी को घर में रेनोवेशन करना है और उसका एक बजट है, वो नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट, सो हमारा विज़न है कि हम उसको एफोर्डेबल लेके करेंगे अपने आम जनता के लिए। ये जो एक चीज़ और थोड़ा हम समझना चाह रहे थे कि ये तो सामान्य राइट। सर्विस प्रोवाइडिंग करने वाली आपकी जी। ये कंपनी है। तो कंपनी है ऐसे सामान्य ढंग से कई मैनेजमेंट कंपनियां, लेकिन स्टार्टअप में लेकर के आप इसको आए, तो स्टार्टअप की क्या विशेषता है इसमें, इस क्षेत्र में? देखिए, स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है जी, वो डेफिनेशन जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो है कि यूज़र और प्रोवाइडर जो है वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन है, अगर आप वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो दैट इज़ अ स्टार्टअप। अभी क्या है कि सर्विस का लाइन जिगजैग है, इसको स्ट्रेट करना है, काम करने वाला और काम लेने वाला को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है, जहाँ इसकी भी फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो और कन्वीनियंस वाइज मेरा कंज्यूमर स्ट्रांग हो जाए, इसलिए ये स्टार्टअप है। तो इसको आपने स्टार्टअप में लेकर के आए, राइट। इसलिए लेकर के आए कि लोगों के जो विभिन्न प्रकार के घर में जो समस्याएं हैं जी, वो चुटकियों में ऐसा हाँ, बस मतलब सकते ऑन द टिप हो। हाँ। उसके लिए अभी क्या होता है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, सब व्यस्त रहते हैं, तो कोई भी इशू अगर घर में तो वो वीकेंड का इंतज़ार करता है कि हैं। वीकेंड व्यस्त नहीं भी रहते हैं तो वीकेंड में फिर घर भी, पे रहेंगे हाँ। तो घर पे काम करवा लेंगे। तो अभी क्या है, हमारे पास जो भी लोग हैं जो काम करते हैं हमारे लिए, उनका एक रिगरस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसकी एक अलग एजेंसी है जो पूरे इंडिया में बैकग्राउंड वेरीफाई करके हमें देती है। जी, उसके अलावा हम उसे ट्रेन करते हैं, 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं जस्ट कि कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है आपको, हाँ, कैसे व्यवहार कैसे करना है कस्टमर से। और वो ट्रेनिंग के बाद हम मॉक कॉल्स करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे हर जगह पे जान पहचान के लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैं उनके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उनके यहाँ भेज देता हूँ कि आप उनके यहाँ जाके काम करके आओ, तो वहाँ से फीडबैक मिल जाता है, तो फिर उस चीज़ पे हम सुधार करते हैं और तब जाके हम ओपन मार्केट के लिए उसको अवेलेबल करते हैं। तो एक रिगरस प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लोग गुजरते हैं, तो वो ट्रेन भी हो जाते हैं और मार्केट रेडी भी हो जाते हैं। और क्योंकि वो हमारी कंपनी उनको सैलरी पे रखती है, दे आर फिक्स्ड एम्प्लॉय, वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। नहीं, आपने कोई कमीशन बेस्ड कोई इस कमीशन प्रकार बेस्ड नहीं, से वो हमारे salary? एम्प्लॉयज़ है। अच्छा, तो वो बहुत लोग हैं जो आज भी मार्केट में काम करते हैं, अच्छा खासा अर्न भी करते हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू डायरेक्ट बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जो आ रहा है वो खर्च हो जा रहा है। तो हम उनको डायरेक्ट बैंकिंग फैसिलिटीज से भी जोड़ते हैं, क्योंकि सैलरी क्रेडिट होती है उनके अकाउंट में, उनको हम इंश्योरेंस देते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें उनके लिए, बहुत सारी चीज़ों का रास्ता खुलता है। ये जो आपके जो एम्प्लॉय जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि आज तक तो काम हो ही रहा था, वो भी काम कर रहे थे, पैसा वो भी कमा रहे थे, बट उस चीज़ को वो ऑर्गेनाइज नहीं था, और उसके कारण अभी स्किल इंडिया बहुत पिछले 5-7 साल में स्किल इंडिया का बहुत जोर था, जगह जगह पे स्किल ट्रेनिंग और ये सब हुई, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है। तो वो जो स्किल्ड लेबर है मेरा, अगर ज़रूरत 10,000 की थी तो 1 लाख लोग ट्रेन हो गए, तो वो 1 लाख लोग ट्रेन हुए हैं, तो उनको कैसे नौकरी अब कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग तो ले ली उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ झारखंड का नहीं है, प्रॉब्लम पूरे इंडिया का है। तो हम धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे, अभी 3 शहर में हैं, हज़ारीबाग, रांची, वाराणसी, तो धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे और
सारे शहरों में जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा हम लोगों का कोशिश है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, हम अकेले उसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दो क्षेत्र हो जाता है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर है और एक सर्विस जो ग्रहण करता है वो है। फीडबैक दोनों तरफ से कैसा आपको लग रहा है, कैसा मिल रहा है? फीडबैक हम कस्टमर से लेते हैं। जब वहाँ से मेरा सर्विस मैन जो है वो काम करके जब निकल जाता है तो हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। वो कैसा फीडबैक? उसका पैरामीटर्स होता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कोविड प्रोटोकॉल। कि मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर आया है उसने मास्क पहना था कि नहीं पहना था, बिल्कुल, उसके पास सैनिटाइज़र था कि नहीं था, उसने ग्लव्स पहना कि नहीं पहना काम करने के पहले। तो ये बेसिक पैरामीटर है जिस पे वो रेटिंग कंज्यूमर हमें देता है। और सर्विस प्रोवाइडर से हम कंज्यूमर के इंटरेक्शन, कंज्यूमर जो उससे बात करता है, क्या कैसे बिहेव करता है, उसकी रेटिंग लेते हैं। तो हमारे पास दोनों का पैरेलल रेटिंग होता है। उसके हिसाब से ही हम अपने कंज्यूमर को फिर आगे मार्केटिंग के लिए पिच करते हैं, या उस सर्विस प्रोवाइडर के रेटिंग के हिसाब से ही उसको फिर असाइन करते हैं कि कहाँ इसको भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। तो ये जो आपने 3 जगह आपने जो अपना काम शुरू किया है, तो स्किल कहाँ से ले रहे हैं? गांव से ले रहे हैं, शहर से ले रहे हैं? क्योंकि शहर में भी काफ़ी स्किल लेबर है। शहर में जो स्किल लेबर है सर, वो गांव से ही आके काम कर रहे हैं शहर में। वो मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में ट्रेन हो रहे हैं और गांव में ही काम मिल जा रहा है, तो वो शहर आ रहे हैं, शहर में ही काम कर रहे हैं। तो जब गांव का स्किल्ड लेबर प्रेजेंटली शहर आके काम कर ही रहा है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों नहीं किया जाए, तो ये सोच है। ये एक और आपने एक और नए टर्म का उपयोग किया, शब्द आया ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जी। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है जी। तो आपकी कंपनी का जो है वो टारगेट ऑर्गेनाइज क्षेत्र में इसको डेवलप करना है। राइट। कैसे कर रहे हैं इसको, आप जरा इसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए। सर देखिए, अगर किसी के घर में प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का ज़रूरत है, तो काम तो आज भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो फ़ोन कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन को, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है उनके घर पे, काम करके चला जा रहा है। बट वहाँ पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या जिस टाइम पे ज़रूरत है उस टाइम पे वो बंदा वहाँ पहुँच पा रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स 80% ऑफ टाइम्स वो बंदा नहीं पहुँचता है टाइम पे, जिसके कारण वो डिले होता है। तो ये कस्टमर के एंड से एक प्रॉब्लम है। जो मेरा स्किल्ड लेबर है, वो स्किल्ड लेबर आज भी अर्न कर रहा है, लेकिन उसके पास पूरे महीने काम नहीं है, 30 दिन काम नहीं है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उसके पास 30 दिन काम हो। एवरी डे 9:30 AM मेरी कंपनी एक रोस्टर देती है मेरे हर स्किल्ड लेबर को। वो रोस्टर पे कस्टमर का नाम, नंबर, एड्रेस सब लिखा होता है कि दिन में कितने काम करने हैं, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह ऑफिस आना, अपना टूल्स उठाना और अपने काम पे निकल जाना, शाम में आना, टूल्स सबमिट करना और फिर घर चले जाना। टूल्स आपका है? सब टूल्स मेरा है, ट्रेनिंग मेरा है, यूनिफॉर्म मेरा है, स्किल उन लोगों का है। अच्छा, इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई, और कई घटनाएं भी हुई है, अभी हाल फिलहाल में भी 2-3 घटनाएं रांची में देखने को मिली है कि भाई सर्विस जो देने आया उसी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा था जो क्रिमिनल था, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के हमारा जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो एक बेटर प्लेस नाम की कंपनी है। वो स्विगी के लिए भी वही काम करती है, जोमेटो के लिए भी वही काम करती है, जो डिलीवरी बॉयज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। पूरे इंडिया में उन लोग CPC कहीं भी कुछ भी किसी भी कोर्ट में कहीं भी कुछ भी रजिस्टर्ड होगा तो उन लोगों के पास रिपोर्ट होता है उसका। तो हमारा भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वही कंपनी करती है। तो जो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप आइए, पहले आप पेपर सबमिट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद 3 दिन रुकिए। हम 3 दिन में, हमारे पास 3 दिन के टाइम में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट आता है। उसके बाद हम उसको फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसमें उसे उसका सैलरी और ट्रेनिंग और ये सब डिस्कस करते हैं, तब वो ज्वाइन करता है। तो हमारे पास एक मतलब जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनका का नाम कहीं ना कहीं दर्ज हुआ है, वैसे लोग की चांसेस बहुत कम है, वैसे लोग होते नहीं हैं। तो इसलिए आपके कंपनी पर राइट, इसीलिए मैं कंज्यूमर को भी यही बोलता हूँ कि जो स्किल्ड हैं लेबर पर विश्वास, हाँ, हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम बिना डबल वैक्सीन के रिक्रूट नहीं करते हैं, जिनके पास DL नहीं है उनको रिक्रूट नहीं करते हैं। मैंडेटरी है कि अब अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना है, DL होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो स्ट्रेट टर्मिनेशन का कॉज बन सकता है। ये हमारा पॉलिसी है बहुत स्ट्रेट। तो इसलिए हम सब कुछ चाहते हैं कि एक मतलब व्यवस्था के अंदर हो और तभी ऑर्गेनाइज्ड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। निमेश जी, कुछ व्यक्तिगत जी कंपनी से संबंधित
वो ये है कि बहुत लोग स्टार्टअप या कंपनी या बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनके जीवन में या उनकी कंपनी में या व्यापारिक जीवन में इतना ज़्यादा परेशानी होती है कि वो हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई हताशा, कोई निराशा या किसी कारण से, या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना? सर इसमें मैं एक लाइन बोलूँगा। हमारे कलीग हैं, झारखंड के ही स्टार्टअप है जो विजुअल रियलिटी पे काम करती है, उसके फाउंडर जो हैं आनंद जी, वो कहते हैं कि जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो चर्चित नहीं हुआ। तो ये चीज़ है कि सर संघर्ष तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर वो आपको हताश कर देता है तो फिर आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। प्रिजर्वेरेंस तो वो है कि आपको रखना है, पेशेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको अपना जो बिज़नेस मॉडल है उसको पिवट करते रहना है, उसमें नयापन लाते रहना है, तभी आप सक्सीड करेंगे। तो आपके जीवन में भी कोई सर संघर्ष तो मैंने 2017 में कंपनी रजिस्टर की, 2019 में शादी की। तो 2019 में तो कंपनी लॉन्च किया मैंने मार्केट में, उस साल मैंने शादी की, और जनवरी में मेरा बच्चा हुआ है, अभी 2 महीने का मेरा बच्चा है। तो बहुत कुछ मैनेज करते हुए कंपनी चलाना पड़ रहा है, परिवार को देखना और टाइम भी देना है, तो आगे भी बढ़ाना है। बस यही है कि सपोर्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन लोगों से सपोर्ट मिलता है तो वो इनकरेजमेंट है काम करने का। दूसरा इसका पक्ष है परिवार और समाज का सपोर्ट या विरोध, ऐसा भी आपको झेलना पड़ा होगा कुछ? नहीं, झेलना तो वैसा नहीं पड़ा सर, क्योंकि जब सोच के आया कि करना है तो परिवार वालों से तो बात करके ही आए थे। लेकिन वो 2013-14 का जो फेज़ था वो काफ़ी अर्ली था। उस टाइम पे जब घर पे बात हुई थी तो उस समय डैड ने बोला था कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन और नौकरी कर लो, समझ लो चीज़ों को, तब करना। तब 2017 में शुरू किया। सरकार भी इस क्षेत्र में, खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जब कभी भी वो इस प्रकार के भाषण में जाते हैं तो स्टार्टअप जरूर उनका विषय होता है जी। तो राज्यों में भी स्टार्टअप का कई राज्यों में खुला है, अपने झारखंड में भी काफ़ी है। राइट। तो आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई सहयोग इस प्रकार का कोई मिला है? हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं जी। 2019 दिसंबर में हमारा रिकॉग्निशन हुआ, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो सरकार की तरफ से दी गई थी। ऑफिस स्पेस हम लोगों को मिला था 2 साल के लिए, और कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स था जिसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए कुछ मॉनिटरी हेल्प एज अ ग्रांट गवर्नमेंट दे रही थी हम लोगों को जी। तो उसकी कुछ राशि मिली, कुछ लोगों को मिली और बहुत लोगों को नहीं भी मिली, जो अभी तक पेंडिंग है। तो ये गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर स्टार्टअप्स को नहीं मिल रहा है। वैसे स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट होता है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप के लिए ही सब कुछ करना है आपको, ये आप अपने जहन में डाल लो, लिख लो कि नहीं, अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हैं तो खुद ही सब कुछ करना है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मिल गया तो मिल गया। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात आपने कही। राइट। जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो इतना ध्यान रखें कि करना है तो खुद करना। राइट सर। मिल गया तो सर इतने कठिनाइयों के बावजूद हमने कोरोना के टाइम पे फंड रेज किया। हाँ, वो आपने वो पार्ट तो आपका छूट ही गया। हाँ, कि आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी। तो अराउंड 27 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने एज अ सीड फंड अभी तक रेज किया था कोरोना के टाइम पे, जो भी रेज हुआ कोरोना के टाइम पे। और कंपनी करेंटली वैल्यूड है 3.5 CR पे। वाह, ठीक है। और अभी सब्सक्रिप्शन को हमने लॉन्च किया है हज़ारीबाग में, फिर रांची में करेंगे और धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे इसको। तो अब धीरे धीरे कंपनी आगे ही बढ़ेगी। कुल मिला के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ में टोटल 25 लोगों की टीम है हम लोगों की, तीनों शहर मिला के। ये 2 साल में आपने इतना डेवलप? जी। वाह, बहुत अच्छा। और जो आपकी जो कंपनी जो काम कर रही है, जो आपने इन्वेस्ट लिया है, तो वो उसको तो आपने प्लान बताया होगा, बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, यानी किस स्तर पर, कैसे उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज किया, कैसे, मतलब सर मैं और मेरे कैसे विश्वास? हाँ, तो मैं और मेरे को फाउंडर जो हैं, तो कुणाल नाम है उनका, तो हम लोग दोनों ट्रैवल किए मुंबई। ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हम एक तो
हज़ारीबाग से हमने स्टार्टअप का शुरुआत किया। तो यहाँ पे एक्सपोज़र नहीं है, तो यहाँ एक्सपोज़र नहीं है तो आपको बड़े शहर जाना होगा, एक्चुअली इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इन्वेस्टर कैसे आते हैं, आप उनसे वो क्या सवाल पूछते हैं, ये सब चीज़ समझने के लिए तो हम मुंबई गए थे। हम 3 महीना मुंबई में रहे, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ हमने सब कुछ सीखा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और फिर हमारा स्टेट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, झारखंड स्टेट में। तो जब झारखंड स्टेट में सिलेक्शन हुआ तो लोग अप्रोच किए, सामने से उन लोगों का मैसेजेस और ये आया कि वी आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टर थे, हाँ, कि वी आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, हम आपका बिजनेस समझना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से बात शुरू हुई, हमने प्रेजेंटेशन दिया उन लोगों को, पिच भेजा। सारे मेट्रिसेस पे बात होती है कि महीने में कितना कर लेते हैं, कितना टोटल कंज्यूमर है आपका, कस्टमर कितने हैं, तो बहुत सारे चीज़ वो लोग पूछते हैं। फिर वो लोग को समझ में आया तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अभी तक टोटल 27 लाख। आपका काम कहाँ कहाँ अभी चल रहा है? हज़ारीबाग, रांची और वाराणसी। अच्छा, और काम बढ़ाने का क्या है? अभी मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक 9 मोर सिटीज़ ऐड करना है हम लोगों को, तो 12 में प्रेजेंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट 2023 ख़त्म, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है अभी 1 अप्रैल से। ये झारखंड है कि बाहर भी है? नहीं, बाहर सर। इसमें झारखंड में जो हमारा नेक्स्ट सिटी है वो धनबाद है, जमशेदपुर है, उसके बाद पटना, बिहार में पटना है, यूपी में लखनऊ है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, भुवनेश्वर है, जबलपुर है। तो ये सिटीज़ है जिसमें आने वाले साल में, फाइनेंशियल ईयर में, इसको हम लाइव करेंगे, लॉन्च करेंगे, प्रॉपरली क्लोज करेंगे। तो एक तो आप ये मतलब स्किल लेबर प्रोवाइड करते जी। हैं, और क्या क्या योजना, और क्या क्या सर्विस बेचने की योजना आपकी है? सर्विस में एज अ सेंस कि इन फ्यूचर जो जैसे अब मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, तो उस सर्विस में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है, लाइक इलेक्ट्रिशियन स्विच बदलता है, तो वो वैसे सारे प्रोडक्ट्स का एक मार्केट प्लेस अपने ऐप पे बनाना है, ताकि कंज्यूमर को सामान भी बाहर से नहीं खरीदना पड़े। ठीक है। और आने वाले समय में बाय नाउ पे लेटर का विज़न है मेरा, कि रेनोवेशन के काम के लिए आप अपने घर में रेनोवेशन कराइए, अभी कराइए, पैसे आप धीरे धीरे दीजिए, बाद में दीजिए। तो वो मेरा एक विज़न है। उसको रेनोवेशन मतलब स्ट्रक्चर रेनोवेशन की एपरेटस जो घर में लगे, इंटीरियर आप इंटीरियर का जो भी है आप इंटीरियर करवाइए, और वो बाय नाउ पे लेटर। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ। अनिमेश जी, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो आप इतना विस्तार करेंगे, इसमें रोज़गार की मतलब कितने लोगों को आप, रोज़गार की क्या संभावना है? रोज़गार का संभावना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंज्यूमर बेस। मेरा जो कंज्यूमर बेस होगा उस पे उसका प्रपोर्शन है मेरा रोज़गार। कंज्यूमर बढ़ेगा तो उतने ही स्किल्ड लेबर मैं हायर करूँगा, क्योंकि हम लोग ने एक बेंचमार्किंग की है कि इतने कंज्यूमर के लिए, एक्स कंज्यूमर के लिए वाई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, और उसी फार्मूला पे हम उसको आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो रोज़गार की संभावनाएं हैं। एक शहर में, मतलब आप रांची जैसे शहर में आने वाले 3 साल में नहीं भी तो 250 से 300 स्किल्ड लेबर मैं अपने कंपनी पे हायर कर सकता हूँ। इतना काम है? इतना काम है, ये हमारा उतना प्रोजेक्शन जो है वही है। सबसे अंत में हमारे जो श्रोता हैं उसके लिए कोई संदेश, नए स्टार्टअप? हाँ, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा जी। एक, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, और जो कॉलेज में नहीं भी हैं, जॉब कर रहे हैं या स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो स्टार्टअप छोटा हो या बड़ा, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अगर आप एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप, और स्ट्रक्चर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करके सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आप लगे रहेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा सर, आज वर्ल्ड टीबी डे है, ट्यूबरकुलोसिस डे। तो मेरी कंपनी का जो CSR है वो हमेशा ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा रहा है। बहुत अच्छा। और हम उसको एक लार्ज लेवल पे बिल्ड भी कर रहे हैं, कैसे बढ़ाना है उस पर काम भी कर रहे हैं। तो जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं झारखंड के, सरकार ने योजना दी हुई है, उस पर आपको पैसा मिलता है न्यूट्रिशन के लिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो टीबी का दवा कभी फ़ायदा नहीं करेगा। तो आप न्यूट्रिशन लीजिए और टीबी मुक्त बनाइए। बहुत अच्छा। जो स्टार्टअप है तो उसमें सर्विस प्रोवाइड स्टार्टअप, और ग्रामीण भारत को मजबूत करना, रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण भारत पर दबाव कम करना, राइट। तो ऐसा स्टार्टअप अनिमेश जी लेकर के आए हैं। अनिमेश जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत आभार।
हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्ते।